हेलो गाइस, वेलकम बैक टू गूगल केमिस्ट्री। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, कल वीडियो आपका नहीं पढ़ पाया था। रीज़न ये था कि मुंह में मेरे छाला निकला हुआ था, जिसके रीज़न से थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। बट आज थोड़ी सी कंडीशन सही है, तो आज मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ। और जो कल लेक्चर पढ़ा था वो पुराना रिकॉर्डेड लेक्चर पढ़ा था, तो अगर आपको थोड़ी सी आवाज़ में लड़खड़ाहट नज़र आएगी तो आप लोग कोऑपरेट करिएगा। आई होप आपको सब चीज़ें समझ में आएंगी। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 का टॉपिक सॉलिड स्टेट, और सॉलिड स्टेट में हम लोगों ने क्या क्या देख लिया था। हम लोगों ने यूनिट सेल पूरा देख लिया था, पैकेजिंग देख ली थी। आज जो हम आपको बताएंगे वो बताएंगे रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस। किसी यूनिट सेल की एज लेंथ और रेडियस में क्या रिलेशन है। तो आइए पहले हम हेडिंग डालते हैं और बेसिक से लेके एकदम पूरी डिटेल हम देते हैं, और यहाँ से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं। लास्ट में अभी हम आपको क्वेश्चंस भी कराएंगे। तो आइए देखते हैं कि क्या होता है हमारा एज लेंथ और रेडियस में रिलेशन। तो आप भी मेरे साथ हेडिंग डालिए, रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस। सबसे पहले इस टर्म को समझने के लिए हमको ये जानना जरूरी होगा कि हमारा एज लेंथ क्या है और रेडियस क्या है। अगर बात करें एज लेंथ की, तो सबसे पहले इन सबको हमको किसके फॉर्म में पढ़ना है। बिल्कुल मत घबराइए कि इसको 3D में पढ़ना है कि हेक्सागोनल में पढ़ना है। इन सब चीज़ों को हमको किस में पढ़ना है, क्यूबिक यूनिट सेल में। क्लियर? तो एकदम घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो अगर हम बात करें कि हमारा रेडियस क्या होता है और एज क्या होता है, अगर हम बात करें कि ये हमारा एक स्फेयर है और ये हमारा दूसरा स्फेयर है। बहुत अच्छा तो नहीं बन पाया, लेकिन आप लोग अच्छा बनाइएगा। तो यहाँ से ये जो हमारी डिस्टेंस होती है, मान लीजिए कि इस डिस्टेंस को हमने d कहा। क्लियर? मान लीजिए इस डिस्टेंस को हमने d कहा, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है इसी को हम क्या कहते हैं, r कहते हैं, यानी कि रेडियस। तो हम क्या कह सकते हैं कि स्फेयर को दो बराबर भागों में बांटने पर एक लाइन की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, वो हमारी रेडियस होती है। अगर बात करें इन दोनों न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस, तो d है। यानी कि अगर हम यहाँ से देखना चाहें तो हमारा क्या हो सकता है, यहाँ से यहाँ तक भी r है, यानी कि d बराबर 2r या r बराबर d/2। इतनी चीज़ें क्लियर हो रही है ना। हम बात करते हैं एज क्या होता है, फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अगर बात करें हम एज की, तो हमारा देखिए ये हमारा मान लीजिए एक क्यूबिक यूनिट सेल है। आप भी बनाते चलिए कॉपी में और तुरंत बनना चाहिए। और आज के भी लेक्चर में आपको वो हाइपोथेटिकली इमेजिनेशन लगाना पड़ेगा। तो मान लीजिए एक क्यूब है और हमारा होता क्या है कि एज मतलब क्या है, यहाँ से मान लीजिए यहाँ पे एक एटम है, यहाँ पे एक एटम है। क्यूब में नॉर्मली कॉर्नर पे तो होता ही था। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, अब इसको डी कहें, ए कहें, बी कहें, अलग चीज़ है। क्योंकि क्यूब में हम लोगों ने पढ़ा था कि a बराबर b बराबर c, यही पढ़ा था ना हम लोगों ने। और एंगल पढ़ा था अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा इज इक्वल टू 90, यही चीज़ें पढ़ी थी ना। तो यही चीज़ यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो जितनी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की होगी उतनी ही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की होगी, और इतनी ही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक। अब हमको 3D में नहीं दिख रहा है, हमको ऐसा लग रहा है, लेकिन अगर आप एक क्यूब ले चारों तरफ से इक्वल हो, तो जितनी डिस्टेंस हमारी इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक हुई उतनी ही ऊपर से नीचे तक, यानी कि सारी जो डायरेक्शन में जाएंगे तो डिस्टेंस हमारी इक्वल आएगी। तो ये सेम चीज़ इसके लिए, यानी कि ये हमारा एज लेंथ हो गई और ये हमारी रेडियस। तो आई होप आपको ये टर्म क्लियर हुआ होगा कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ रेडियस एंड व्हाट इज द मीन्स ऑफ एज लेंथ। अब हम बात करते हैं इसको अप्लाई करेंगे। हमने कितने टाइप के यूनिट सेल पढ़े, बेसिकली हमने 3 टाइप पढ़ा था। सबसे पहले पढ़ा था सिंपल यूनिट सेल। क्या पढ़ा था? सिंपल यूनिट सेल। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था सिंपल कोई हम और क्या कहते हैं, प्रिमिटिव टाइप का। क्लियर हो रहा है ना। उसके बाद हमने पढ़ा था एफसीसी मतलब फेस सेंटर्ड। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, उसके बाद हमने पढ़ा था बीसीसी यानी बॉडी सेंटर्ड। एक बात फिर से बोलना चाहूँगा कि अगर आप वो लेक्चर नहीं देखे हैं जहाँ पे हमने यूनिट सेल के टाइप पढ़े हैं, तो आप प्लीज़ जाके वो लेक्चर पहले विजिट करिए प्लेलिस्ट से, तभी ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। और बहुत कुछ है नहीं इसमें, बहुत ही आसान चीज़ है। तो हमारा ये इतने टाइप का है। तो अब हम ये रिलेशन देखेंगे बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस का इन सारे क्यूबिक सेलों में। सिंपल में देखेंगे, फिर फेस सेंटर्ड में, फिर बॉडी सेंटर्ड में। तो सबसे पहले जल्दी से लीजिए आप स्क्रीनशॉट, फिर हम चीज़ को आगे प्रोसीड करें। बात करें अगर टाइप ऑफ यूनिट
सेल में इनको हम अरेंज करें, फिर देखें कि क्या रिलेशंस होगा। तो सबसे पहला हम क्या लेते हैं, सबसे पहला प्रिमिटिव, आप भी मेरे साथ लिखिए, प्रिमिटिव या सिंपल यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, क्योंकि हमको सबको किस फॉर्म में पढ़ना है, क्यूबिक यूनिट सेल। क्लियर? अब देखिए एक चीज आप फ्लैशबैक में जाइए या अपने मन में सोचिए कि सिंपल और प्रिमिटिव टाइप में क्या होता था। जो हमारा एटम होता था वो केवल और केवल कार्नर पे उपस्थित होता था। अब एक क्यूब में कितने कार्नर है, 8 कार्नर होते थे, और उस 8 एटम के द्वारा कितनी पोजीशन ऑक्युपाइड होती थी, 1/8 पोजीशन होती थी। तो 8 एटम मिलके एक एटम की जितनी पोजीशन ऑक्युपाइड करते थे। ये सारी चीज़ें पुरानी हैं, तो वो इतना डिटेल तो हमको नहीं याद रखना है, बस हमको ये याद रखना है कि प्रिमिटिव में एटम प्रेजेंट, आप भी लिख लीजिए, एटम प्रेजेंट एट ईच कार्नर ऑफ क्यूब। अब बात करते हैं ईच कार्नर यानी कितने कार्नर हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आपको एक क्यूब बनाते हैं, और आप भी तुरंत बनाया करिए बिना आलस किए हुए। देखिए ये हमारा क्या बन गया, क्यूब बन गया। थोड़ा सा, हाँ ठीक है, ये हमारा क्यूब बन गया। बात करें अगर 8 एटम की, इनके कार्नर पे एग्जिस्ट होंगे, तो सबसे पहले हम कार्नर पे दिखाते हैं, यानी कि एक यहाँ पे होगा हमारा, एक यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और हमारा यहाँ पे। काउंट करिए कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर ना? यानी कि ईच कार्नर पे हमने पढ़ा था कि सिंपल टाइप यूनिट सेल में हमारे जो एटम होते हैं वो कार्नर पे होते हैं, और बाकी ना फेस ना बॉडी पे। क्लियर? ना सेंटर्ड पे ना फेस पे। ये चीज़ तो हमने पढ़ी थी। अब बात करते हैं इसके एज की। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी क्या है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को हमने ए मान लिया। क्लियर? यहाँ से यहाँ तक की भी डिस्टेंस हमारी ए होगी। अब बात करें क्यूब है, तो चाहे जहाँ से जहाँ तक की एक कार्नर से दूसरे कार्नर तक की लेंगे तो हमारी सारी डिस्टेंस ए होगी। इसके केस में क्योंकि हमने पढ़ा भी था क्या, ए बराबर बी बराबर सी, है ना? ये रूल भी तो लगेगा यहाँ पे, जो हम लोगों ने पढ़ा था सिंपल टाइप में क्यूबिक फॉर्म में। अब बात करते हैं यहाँ की रेडियस की। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो हम पॉइंट रखे हैं ये कार्नर पे है, बट अगर इसको हम बड़े में दिखाएं, इस कार्नर को अगर हम पॉइंट मान के इसके पूरे एटम को दिखाएं, तो दोनों एटम एक दूसरे को टच करेंगे। ये तो आपको पता ही है, मैंने बताया था कि यहाँ पे हम केवल पॉइंट लेते हैं रिप्रेजेंटेट करने के लिए, कि आपको चीज़ें क्लियर हो। नहीं तो ये पूरा एटम एक दूसरे को टच करेगा। कैसे टच करेगा, हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं। देखिए थोड़ा छोटा ही बना रहे हैं बस आपको समझाने के लिए। यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें इस एटम को हम पूरा एटम बना दे रहे हैं, और इसको भी, फिर आप देखिए कैसे दोनों टच करेंगे। ये लाइन थोड़ा सा पीछे बनानी पड़ेगी इसलिए, क्योंकि हाँ अब देखिए इस एटम के लिए हम बना रहे हैं, इस एटम के लिए हमने ये बनाया। क्लियर? और इस एटम के लिए हमने ये बनाया। अब ये एक दूसरे से टच होने चाहिए, ठीक है? यानी कि एक कार्नर ये हो गया, एक कार्नर ये, और ये कितना पोर्शन इसमें ऑक्युपाइड है ये तो आप देख ही रहे हैं, ये इतना पोर्शन 1/8, ठीक है ना? वो चीज़ें अलग चीज़ है। अब यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस ये आर है, और इस स्फेयर की यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आर है। रेडियस आप जानते ही हैं, यानी कि एक कार्नर से दूसरे कार्नर तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी आई, 2r। दूसरी चीज़, एक कार्नर से दूसरे कार्नर तक की जो डिस्टेंस है यानी एज लेंथ है वो कितनी है, मैंने बोला ना कि a है, हम a माने हैं, यानी कि a। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि a बराबर 2r कह सकते हैं ना, या r बराबर a/2। क्लियर? तो ये जो हमारा फार्मूला आया किसके लिए आया, सिंपल के लिए। और स्टूडेंट्स ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट ही क्वेश्चन आ जाते हैं कि सिंपल के लिए रेडियो और इसमें क्या रिलेशन होगा, और बहुत सारे न्यूमेरिकल में इसकी वैल्यू पुटअप करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब हम बात करते हैं FCC यानी फेस सेंटर्ड यूनिट सेल की। बात करते हैं सेकेंड टाइप की यूनिट सेल की, वो हमारा क्या है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो आप भी लिखिए यहाँ पे 2 नंबर डाल के, क्या लिखेंगे, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। कैसा यूनिट सेल है, क्यूबिक टाइप का है, ये चीज़ आप जानते हैं ना। हाँ ठीक है। अगर हम बात करें फेस सेंटर्ड के लिए, तो आप फिर से याद करिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि कार्नर पे तो एटम होते ही हैं, एज वेल एज हमारे जो 6 फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं, उन पे भी होते हैं। अब एक क्यूब में कैसे 6 फेस हैं, ये आपको मान लीजिए कि ये हम एक क्यूब लिए हैं, ठीक है,
एक इधर से एक इधर से 2, एक ऊपर से एक नीचे से 4, एक इधर से एक आपके साइड से 6 हुए ना। ये 6 फेसेस होते हैं। यानी कि अगर हम बात करें फिर से यहाँ पे एक क्यूब ड्रा करिए, एकदम एक्सपर्ट हो जाइए क्यूब ड्रा करने में, क्योंकि आपको क्यूब तो ड्रा करना ही पड़ेगा, सॉलिड स्टेट पढ़ना है तो। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे क्या होता था, एफसीसी के केस में जो हमारा एटम होता था वो कॉर्नर पे तो होता ही था, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, एज वेल एज हमारा फेसेस पे। फेस की बात करें तो एक फेस ये ऊपर से यानी यहाँ, एक ये फेस यानी क्यूब ऐसे रखा है, एक ये फेस यानी यहाँ, एक ये फेस यानी यहाँ, एक फेस नीचे से 4 हो गए। अब 2 फेस यानी एक इधर से और एक उधर से, तो हम दोनों फेसेस को यहाँ पे दिखाए। क्लियर हुआ ना। यानी कि एफसीसी के केस में जो हमारा एटम होता था, एटम आर अरेंज्ड ईच कॉर्नर एज वेल एज ईच फेसेस। कितने कॉर्नर थे? 8। कितने फेसेस हैं? 6। क्लियर। अब वो सब हम यहाँ नहीं निकालेंगे, काट पीट के हमारा जो आ रहा था, रैंक वाली बात अलग है, ठीक है ना। ऑक्यूपाइड पोजीशन नहीं निकालेंगे। अब अगर हम यहाँ पे बात करें आपको कि कैसे यहाँ पे एज आप देखेंगे और रेडियस, तो यार एज का मामला तो क्लियर है कि यहाँ से यहाँ तक ए है, यहाँ से यहाँ तक ए है ना। मतलब जो भी एक क्यूब है तो ए ही होगा ना। लेकिन अब बात करें अगर हम इनके लिए बात करें, यहाँ पे हमको कॉर्नर पे एटम दिखाना है, साथ ही साथ हमको किस पे दिखाना है, साथ ही साथ हमको फेसेस पे दिखाना है। तो थोड़ा सा जूम आउट करिएगा। जूम आउट मतलब हम यहाँ पे कर दे रहे हैं, थोड़ा सा जूम करेंगे तब ज़्यादा अच्छे से चीज़ें आपको क्लियर होंगी। देखिए यानी कि यहाँ के एक एटम को बड़ा दिखाना है, यहाँ के यानी एक एटम यहाँ पे है और बीच में, तो हम इन तीनों को ले रहे हैं अभी। किन तीनों को? इन तीनों को। इसके लिए हम बना रहे हैं, देखिएगा इसके लिए पूरा एटम रख रहे हैं। देखिए इसके लिए रखेंगे तो ये हमारा ऐसे होगा, ठीक। ये एक एटम हो गया। दूसरा हम इसके लिए ले लिए, हमारा दूसरा एटम हो गया। तीसरा ये हो गया। क्लियर। यानी कि एक फेस ले लिए और बाकी हम 2 कॉर्नर। अब आप कोई भी फेस कोई भी कॉर्नर ले सकते हैं। बात करें यहाँ से यहाँ तक की, देखिए यहाँ से यहाँ तक की तो ये आर हो गई, यहाँ से यहाँ तक भी आर, यहाँ से यहाँ तक भी आर, यहाँ से यहाँ तक, यानी कि ओवरऑल अगर हम बात करें तो हमारी 4r यानी रेडियस हमारी 4r आई। क्यों? यहाँ हाफ से 1, इस हाफ की 2, इस हाफ की 3, इस हाफ की 4, यानी एक एटम कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक की जो हमारी रेडियस हुई वो 4r हुई। और बात करें किसकी? अगर एज की, तो जितनी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की है, जितनी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की है, उतनी ही डिस्टेंस तो यहाँ से यहाँ तक की है ना। तो यानी कि अगर हम एज लेंथ की बात करें तो हमारा एज लेंथ हमारा ए हुआ। क्लियर। ठीक। अब इसको हमको क्या करना है? इधर रखना है, पुटअप करना है। देखिए अगर हम इतनी चीज़ इतनी यहाँ से निकालें, क्योंकि हमने क्या किया है, ये मिला दिया है। अब ध्यान रखिए इसमें ये चीज़ हमने मिला दी है, यानी कि हमको इतने के लिए बात करनी है। कितने के लिए? इतने के लिए। अगर बात करें इतने में तो हमारी जो रेडियस की वैल्यू आई वो कितनी आई? 4r आई। लेकिन अगर हम बात करें एज लेंथ की, तो यहाँ से यहाँ तक की मान लीजिए a है और यहाँ से यहाँ तक की भी a है। क्लियर। ये चीज़ें क्लियर होनी है। तो हम यहाँ से एक चीज़ और भी तो कर सकते हैं, हम यहाँ से कह सकते हैं कि हमारा ये 2a हो गया क्या? एज लेंथ। क्लियर ना। और आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स का ये थोड़ा सा पोर्शन, पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग सेम चीज़, यही चीज़ हम यहाँ पे ड्रा किए हैं। आपने क्या पढ़ा होगा कि हमारा अगर ये a है, ये हमारा b है, ये c है, तो हम लिख सकते हैं क्या? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर c स्क्वायर। इतनी चीज़ें तो आप भी जानते होंगे, पाइथागोरस थ्योरम हमारा। तो इसके बेसिस से अगर हम करें तो ये हमारा a है, ये हमारा a है और ये हमारा क्या है? 4r है। क्लियर हो रहा है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? हम यहाँ पे लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बराबर 4r स्क्वायर। इतनी चीज़ें हमने लिखा। अब देखिए a स्क्वायर हो गया हमारा 2a स्क्वायर और ये इक्वल रहेगा, ये हमारा 4r स्क्वायर हो गया, ये पूरे का ये कितना हो गया? 16r स्क्वायर यानी 16। अब हम बात करें अगर a स्क्वायर बराबर तो हमारा वो हो गया 16r स्क्वायर अपॉन 2, ये काट दिए हम तो हमारा आया a स्क्वायर बराबर 8r स्क्वायर, इतना आया। अब a स्क्वायर इज इक्वल टू 8r स्क्वायर को हम लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं? a बराबर 2√2r। इतनी चीज़ें हम लिख सकते हैं ना।
अब अगर हम कहें r बराबर कितना होगा, तो हमारा r बराबर कितना होगा, a/2√2। क्या ये रिलेशन आपको समझ में आ रहा है? ये रिलेशन एकदम क्लियर एंड कट आ गया कि हमारा r और a में क्या रिलेशन है, एज लेंथ और रेडियस में क्या रिलेशन है। कई सारे बुक में इसको रीअरेंज करके अलग अलग वैल्यू देंगे, तो आप इतना कर सकते हैं, आप खुद से रीअरेंज कर सकते हैं। कहीं पे कुछ वैल्यू मतलब यही वैल्यू रहेगी, उसको रीअरेंज किया गया है। अब अगर a बराबर पूछा जाए तो a की वैल्यू ये है, r बराबर ये, मतलब दोनों का रिलेशन हमने क्लियरिफाई किया। तो बस आपको यहाँ पे ध्यान इतना रखना है कि अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ये जो हमारा यहाँ इसकी लेंथ और इसकी लेंथ के इक्वल होती है, ये हमने पढ़ा है, मैथमेटिक्स का रूल है, वो हमने फॉलो किया। तो अगर ये a है, ये a है, क्योंकि मैंने बताया था कि सब बराबर होती हैं सब डायरेक्शन में, तो ये a और ये हमारा कितना है 4r, यानी a² + a² इज इक्वल टू 4r²। क्लियर ना? बस यही चीज़ ध्यान रखनी है। बाकी हमारा ये रिलेशन है किसके लिए, FCC, यानी कि जब एटम कॉर्नर पे तो हो ही, साथ ही साथ फेसेस पे भी हो। क्लियर? अब हम बात करते हैं किसकी, BCC की। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको रफ करें, फिर आगे बढ़ते हैं। BCC की बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, तो ये हमारा तीसरा टाइप का सेल था। इसमें हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि एटम कॉर्नर पे तो रहते ही रहते हैं, साथ में सेंटर पे भी रहते हैं, यानी कि एक पूरा का पूरा एटम सेंटर पे रहता था और ऑक्युपाइड होता था। क्लियर ना? तो सबसे पहले इसके लिए भी हम क्यूब का फॉर्मेशन करते हैं, और आप भी करते रहिए। देखिए, सबसे पहले हमने जब क्यूब बनाया तो ये हमारा क्यूब बना, ठीक। यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या करना है, 8 एटम कॉर्नर पे दिखाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद क्या करना है, सेंटर्ड बॉडी सेंटर है तो एक बॉडी के अंदर यहाँ पे। क्लियर? अब ये तो हुआ हमारा एक मतलब बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। लेकिन बात करें एज लेंथ की, तो आपको पता है यहाँ से यहाँ तक की एज ए, यहाँ से यहाँ तक की भी 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 ए, यहाँ से यहाँ तक की भी, क्योंकि ये हमारा क्यूब है तो जितनी भी डायरेक्शन में एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे जाएंगे सबकी लेंथ इक्वल होगी। क्लियर ना? अब देखिए, बात करें अगर हम इस एटम को बड़ा करके बनाए, ये तो पॉइंट है, तो ये एटम जो बनेगा हमारा ऐसे कुछ बनेगा, और इस एटम को बड़ा करके बनाए तो ये हमारा ऐसे कुछ बनेगा, और इस एटम को बनाए तो ये ऐसे कुछ बनेगा, और ये तीनों एक दूसरे से मिलते हुए जाएंगे। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए, या और साफ से अगर बनाना चाहें, नहीं आपको दिख रहा होगा, देखिए इसी में। तो अगर बात करें रेडियस की, तो यहाँ से यहाँ तक की रेडियस r, यहाँ से यहाँ तक की फिर r, यहाँ से यहाँ तक की फिर r, और यहाँ से यहाँ तक की फिर r, यानी कि ये भी जो पूरी रेडियस निकली वो कितनी निकली, 4r। क्लियर? इतनी चीज़ें आपको क्लियर होगी। अब आप सोचेंगे कि सर आपने क्यों ये और ये लिया। देखिए होता क्या है, मान लीजिए कि आप एक कमरे में हैं, अपने सामने एक ऊपर वाला कोना लीजिए, जैसे मेरे सामने वो किनारा है, ठीक है, एक ऊपर वाला एज लीजिए, और उसी के जस्ट अपोजिट यानी अपने पीछे एक नीचे वाला लीजिए। समझ गए ना मैं किसकी बात कर रहा हूँ, पूरे कॉर्नर की। यानी कि एक क्यूब अगर हम यहाँ पे हम छोटा सा एक आपको दिखा रहे हैं, मान लीजिए एक कमरा है, एक यहाँ से लीजिए एक यहाँ पे। अब ये कमरा हमारा 3D में नहीं बनाया, हम नॉर्मली बनाया है, लेकिन अगर इसी को हम 3D में ड्रा करें तो देखिए क्या होगा, ये देखिए हमारा ये होगा। यानी कि हमको अगर एक यहाँ पे कॉर्नर ले रहे हैं तो एक नीचे, यानी एकदम नीचे, यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहे हैं, और बीच में एक एटम है, तो एक आर तो इस वाले का हुआ यहाँ से यहाँ तक, एक आर यहाँ से यहाँ तक हुआ, और एक आर यहाँ से यहाँ तक, और एक आर यहाँ से यहाँ तक। क्लियर ना? तो ये 4r हुआ। क्लियर? अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हमने क्या पढ़ा, अगर हम देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को हमने 4r बोल दिया ना, यहाँ से यहाँ तक वही चीज़ हो रही है, कितना बोला, 4r। अब यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए हमको सबसे पहले यहाँ यानी 1a 2a और ये 3a की डिस्टेंस कंप्लीट करनी पड़ेगी। एज लेंथ की बात करें तो a और a, अगर ये a b और c होता अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स रूल, तो हमारा क्या होता, हम कहते हैं कि हमारा a² + b² + c² इज इक्वल टू 4r²। इतना हम बोलते, ठीक है ना, क्योंकि ये सबसे लंबी भुजा जो होती है वो इन तीनों के इक्वल होती है, ऐसा माना जाता है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें इस केस में, यहाँ पे हमने a माना है, तो हमारा क्या आया, a² + a² इज इक्वल टू 4r का होल स्क्वायर। क्लियर? a² इतना मिलके कितना हो गया, 3a² इज इक्वल टू 16r²।
इतनी चीज़ें क्लियर हो रही है ना। हम देखिए हमारा 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 16 आर स्क्वायर है। यहाँ से हम अगर आर स्क्वायर बराबर लिखें तो हमारी क्या आएगी 3a स्क्वायर अपान 16। इतनी चीज़ें क्लियर हुई। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर अपान 16 को अगर हम रूट के फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 3a अपान 4। और ये हमारा जो रिलेशन आया किसके लिए आया, बॉडी सेंटर्ड के लिए हमारा रिलेशनशिप बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस ए और आर में ये हमारा कोरिलेशन आया। मैंने बोला ना कि बुक्स में कई सारे टाइप के रीअरेंज करके यही आपको फार्मूला मिल जाएगा। तो ये हमने तीनों के लिए देखा कि बॉडी सेंटर्ड के लिए, फेस सेंटर्ड के लिए और सिंपल यूनिट सेल के लिए क्या दोनों में रिलेशन है। अब हम आपको एक टेबल दे रहे हैं जो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी न्यूमेरिकल सॉल्विंग करने में। तो यहाँ पे टेबल जो हम आपको देंगे उसको आप बहुत ही अच्छे से समझिएगा और यहाँ पे पूरी चीज़ें हमारी कवर हो जाएंगी। और एक ही रिलेशनशिप से रिलेटेड टेबल जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो ये टेबल है। यहाँ पे हमने सबसे पहले क्रिस्टल सिस्टम लिखा, सिंपल प्रिमिटिव क्यूबिक सिस्टम। क्यों सिंपल प्रिमिटिव, क्योंकि सिंपल को ही प्रिमिटिव कहते हैं, ये चीज़ आप जानते हैं। फिर हमने फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, आफ्टर दिस बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है ना, हम लोगों ने जो पढ़ा। बात करें अगर रैंक या एटम पर यूनिट सेल तो हमने ऑक्युपाइड पोजीशन अगर पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था कि सिंपल टाइप में सभी कार्नर पे होते हैं, 1/8 पोजीशन लेते हैं, ओवरऑल काट पीट के एक आया था रैंक। क्लियर ना, आप पिछली वीडियो में सब जान चुके हैं। इसमें हमारा क्या आया था, इसमें हमारा 2 नहीं सॉरी यहाँ पे 4 आया था, यहाँ पे 2, यहाँ पे हमारा आया था 4। कैसे 4 आया था देखिए, मैंने बताया कि 8 एटम कार्नर पे रहते हैं, यानी 8 एटम ईच कार्नर कंसिस्ट किए हैं 1/8 पोजीशन है, इसकी वैल्यू 1 आई थी। और ये जो फेसेस पे रहते हैं 1/2 पोजीशन ऑक्युपाइड करते हैं, तो 6 का 1/2 करेंगे तो 3, यानी कि 1 + 3 करते थे तो बराबर 4 आता था, यानी कार्नर पे एज वेल एज फेसेस पे। बात करते हैं अगर इसके लिए बॉडी सेंटर्ड के लिए, इसकी रैंक हमारी 2 आई थी। कैसे 2 आई थी, एक तो हमारे ईच कार्नर पे हो गए और एक पूरे का पूरा जो हमारा सेंटर में था। अभी हमने देखा ना कि एक सेंटर में उपस्थित है, यानी इसकी रैंक 2। फिर बात करते हैं रिलेशन की, तो जो हमने अभी डिराइव किया वही सारी चीज़ें हैं। तो ये डायरेक्ट आपके एग्जाम में भी पूछ लिया आता है कि इसके लिए ये रिलेशन बताइए, इसके लिए 1 नंबर में, और रैंक तो मैंने बताया ही था कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो आपको मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, कोशिश करता हूँ बस आप समझिएगा, बहुत ज़्यादा लिखना नहीं है, बस आप समझिए। उसका आंसर अगर आता है तो कमेंट बॉक्स में करिएगा। मान लीजिए एक क्लोज्ड पैक सिस्टम है, CPS क्लोज्ड पैक सिस्टम बोले तो जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा पैकेजिंग पढ़ी थी। तो अगर क्लोज्ड पैक सिस्टम में हमारे जो स्फेयर हैं, स्फेयर कहें या एटम कहें, इनकी नंबर अगर 8 है, यानी कि एक क्लोज्ड पैक सिस्टम है जिसमें 8 एटम है, तो उनमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड की नंबर क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल वॉइड का नंबर क्या होगा, यानी नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड आप निकालिए, साथ ही नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल। और ये यहीं से आपको ये पता चल जाएगा कि क्या फार्मूला है इसके लिए। और आपको नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बताऊंगा। यानी कि अगर 8 एटम एक क्लोज्ड पैक सिस्टम में अरेंज है तो आपको टेट्राहेड्रल नंबर ऑफ वॉइड बताने हैं और ऑक्टाहेड्रल वॉइड की संख्या बतानी है। तो ठीक है, थैंक यू। आज का लेक्चर यहीं पे खत्म। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, साथ ही अगर कोई प्रॉब्लम है तो भी आप बताइएगा, जरूर उस पर लेक्चर बनेगा। तो अब हम कंटिन्यू रहेंगे, तो आप भी मेरे साथ कंटिन्यू रहिए। थैंक यू क्लास।